करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा वर्ब। ठीक है, हम आपको बताए भी थे पिछले क्लास में कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है 3 टर्म पर ही आपका बेस्ड है। बताए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन 3 टर्म्स। सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये हम बताए थे। और किसी भी लेवल पे जब आप इंग्लिश में जाइएगा तो आपको एक सेंटेंस ही मिलेगा। किसी भी टॉपिक में आपको ये भी बताए थे कि जब कोई चैप्टर, जब कोई टॉपिक हम उठाते हैं तो उसमें एक सेंटेंस हम में जाते हैं। सेंटेंस में आपको वर्ड मिलता है, यानी एक से ज्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है, एक से ज्यादा सेंटेंस मिलकर एक चैप्टर बनता है, टॉपिक बनता है। क्या है? तो सेंटेंस में यही 3 चीज मिलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। और आपको बताया था कि एक सेंटेंस में भी वर्ब ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूरे होल ग्रामर में भी इसका अच्छा खासा रोल है। इस वजह से सबसे पहला जो है टॉपिक हम वर्ब स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका जबरदस्त बेस तैयार होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आगे आने वाला कई टॉपिक भी आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में क्वेश्चन आया। हम एक प्रीवियस क्वेश्चन का क्लास भी लेंगे, वहां आपको दिखाएंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। उसके बाद फिर वो सारा टॉपिक हम डील भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है जीरो लेवल वर्ब। जीरो लेवल वर्ब। वर्ब में सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि वर्ब को कैसे किसी सेंटेंस में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको बताए थे कि सेंटेंस में वर्ब को फाइंड आउट करने का 3 तरीका है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है कि अगर किसी एक्शन का दिख गया। एक्शन का मतलब होता है किसी काम के करने या होने का पता चलना है। या कोई स्टेट दिख जाए, या कोई आपको पोजीशन दिख जाए। पोजीशन का मतलब बताए थे आपको अधिकार। एक्शन का मतलब कि किसी काम के करने या होने का पता चलना। स्टेट का मतलब कि अवस्था का पता चलना। और पोजीशन का मतलब कि अधिकार का पता चलना। ये तीनों में से कोई भी एक चीज दिख जाएगा तो आपका वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बार वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपका मेन वर्ब, इसी को प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। और प्रिंसिपल के स्पेलिंग में आपको काफी ध्यान देना है। एक PRINCIPLE हुई होता है प्रिंसिपल, जिसका मतलब सिद्धांत होता है, लेकिन यहाँ पर PAL वाला होगा। ठीक है, इसको हिंदी में मुख्य क्रिया बोला जाता है। ठीक है? उसके बाद दूसरा टाइप है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, या इसी को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। हिंदी में इसको सहायक क्रिया बोला जाता है। तो मुख्यतः आपका ये 2 टाइप का वर्ब होता है। कहानी यहीं से आपका शुरू होगा। ठीक है? और सबसे अच्छा बात इसका ये है कि इसमें दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है? यानी कि अगर एक आपको समझ में आ गया तो ठीक उसका उल्टा जो बताएंगे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। दोनों में से कोई भी एक याद है तो एक दूसरे को आप कंपेयर करके देखिए। होता क्या है कि कंपेयर करके किसी भी चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको अलग से इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं होगा। रट्टा मारिएगा भूल जाइएगा। इसलिए हमेशा हम कोशिश करेंगे कि चीज आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, अगर आप एक्टिव होके
इसको देखिएगा क्लास को, तो आपको क्लास में ही इसको समझ में आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मेन वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो जो बात हम बताएंगे उसके इसका ठीक उल्टा आप सोचिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो एक बार हम दोनों के बारे में आपको पहले बता देते हैं कि इसमें होता क्या क्या। सबसे पहला बात आता है मेन वर्ब के बारे में, कि मेन वर्ब जो है ये आपका मीनिंगफुल होता है। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है आपका, मीनिंगफुल होता है। ठीक है? हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका क्या होता है कि मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल का मतलब होता है कि इसका अपना अर्थ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि मेन वर्ब का संख्या जो है अनलिमिटेड होता है। मेन वर्ब का संख्या क्या है, अनलिमिटेड होता है। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है। और चौथा होता है कि जितना भी मेन वर्ब है उसका 5 रूप होता है। ठीक है, इसमें ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपका कभी भी मेन वर्ब गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग फिर से इसको देखते हैं। सबसे पहला बात कि यह मीनिंगफुल होता है। है। यह मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल का मतलब होता है कि इसका अपना अर्थ होता है। दूसरा बात कि यह किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है। यह किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है। अकेला आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब आता है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये कौन सा वर्ब होगा, है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये आपका मेन वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अकेला आ ही नहीं सकता है। अभी हम जस्ट आपको पहले बोले थे कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो जो बात मेन वर्ब में होगा वो बात मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में उसका उल्टा होगा। जैसे पहला बात, यह मीनिंगफुल होता है, इसका अपना अर्थ होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होता है, उसका अपना अर्थ नहीं होता है। यह किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है। ठीक है, तीसरा बात कि इसकी संख्या अनलिमिटेड है। इसकी संख्या अनलिमिटेड है। यानी मेन वर्ब का जो संख्या है वो आपका अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट पूछा कि सर कितना मेन वर्ब याद कर लेंगे कि एग्जाम निकल जाएगा, तो आप समझ लीजिए इसको कि किसी भी अनलिमिटेड चीज को याद करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ठीक इसका उल्टा हम बताएं कि मेन वर्ब का उल्टा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसका उल्टा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिटेड। तो लिमिटेड चीज को आसानी से याद किया जा सकता है, तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को याद कर लेंगे, जो बचेगा वो सारा का सारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी मेन वर्ब है, सारे मेन वर्ब्स का 5 फॉर्म्स होता है।
फॉर्म्स का मतलब होता है एक तरीके से कि रूप। सारे मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही होता है मेन वर्ब को पहचानने का। अभी आपका यहाँ पर हम मेन वर्ब को पहचानने का तरीका आसान भाषा में आपको सिखा देंगे। अब क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। जानते आप भी पहले से होंगे, जैसे कि V1 के बारे में नाम आप भी सुने होंगे। V1, V2, V3, V4 और V5 है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका डिटेल क्या होता है, यही बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। दूसरा बात आप ये भी समझ लीजिए, अभी इसको जानने से आपको और क्या बेनिफिट होगा। अभी आप सिर्फ ये मेन वर्ब का 5 फॉर्म का डिटेल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपका यहीं पे टेंस पहचानना भी सीख जाइएगा। आपको टेंस को अभी बिना टेंस पढ़े हुए आपको टेंस पहचानने का नॉलेज आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले एक छोटा सा बात समझते हैं कि इंग्लिश में हम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों होता है। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा दिक्कत होने का कारण ये है कि ये हमारा अपना लैंग्वेज नहीं है, हमारे देश का लैंग्वेज नहीं है, ये दूसरे जगह से आया है। ठीक है। और दूसरा चीज है इसमें कि जो भी खास तौर से जो गवर्नमेंट बोर्ड से बिलोंग करते हैं जो भी स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी स्टेट के हो, ठीक है, जहाँ हिंदी मीडियम चलता है, ठीक है, तो वहाँ इंग्लिश पे फोकस नहीं किया जाता है। जैसे बिहार बोर्ड में आ जाइए तो 10 तक आपको इंग्लिश का कोई ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। अगर बच्चा फेल भी कर जाता है तो उसको डर नहीं रहता है कि हम एग्जाम में फेल कर जाएंगे। 11 12 में भी आता है तो उस तरीके से जबरदस्त तरीके से नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, वहां भी उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ पढ़ रहा है तो उसी के लोड से वो परेशान रहता है, अपना इंग्लिश को हल्के फुल्के में लेके निकल जाता है। ठीक है, एटम बम फोड़ के एग्जाम में चला आता है। जैसे ही 12th के बाद वो आता है कंपटीशन की दुनिया में, तब उसको समझ में आता है कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, और इंग्लिश पढ़ना कितना जरूरी है, और उसको बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश नहीं समझ में आने का ये भी एक कारण है कि आप जब एकेडमिक लेवल पे पढ़े होंगे बचपन में तो आपको वहां बताया गया होगा कि हिंदी मीनिंग से आपको टेंस पकड़ने का। जैसे आपको बताया गया, हमको भी बताया गया था कि ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट होगा, था था थे थी रहेगा तो पास्ट होगा, गागा गेगी रहेगा तो फ्यूचर होगा। लेकिन दिक्कत का बात यह है कि अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे, नहीं तो एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा कि आपके एग्जाम में जो जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है, जो भी है, मान लिया मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है तो मैथ का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, रीजनिंग आ रहा है तो वो भी रहेगा, जीएस आ रहा है तो वो भी रहेगा, मतलब। लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन जो है आपका वो तो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, तो फिर वहां पर हम लोग ता है, ती है, ती है, ताते ती या थाते ती या गागे की कैसे हम लोग पहचानेंगे। वहां तो इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में लिखा रहेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। यानी देखा जाए तो जो प्रॉब्लम अंग्रेज को है वही प्रॉब्लम आपको, यानी अंग्रेज टेंस को बनाया, अंग्रेज को हिंदी नहीं आता है। ठीक है, और हमको हिंदी आता है लेकिन हमारे एग्जाम में हिंदी नहीं आता है, तो दोनों का प्रॉब्लम सेम हो गया। ठीक है, अब बात आएगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका? ठीक है, तो हम लोग क्या करें, तो अंग्रेज सबसे पहले ये देखेंगे कि अंग्रेज कैसे टेंस को पकड़ता है। ठीक है, तो अंग्रेज जो है टेंस को पकड़ने के लिए टाइम देखता है। अंग्रेज क्या करता है, टाइम देखेगा। मान लिया जाए कि अभी 11 बज रहा है, ठीक है, तो बोलेगा ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, 8 बजे आए थे क्लास में तो आपका हो गया पास्ट टाइम। ठीक है, अब मान लिया कि आपको 1 बजे जाना है तो वो हो गया आपका फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करता है कि टाइम देख के टेंस को पकड़ लेता है। बात आता है कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यही वर्ब के फॉर्म को देखेंगे। ये जो वर्ब का फॉर्म है ये सिर्फ मेन वर्ब का फॉर्म में नहीं, साथ साथ आपको यहीं से टेंस का भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो V1 है ये आपका सिर्फ V1 नहीं है। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, पहला बात। दूसरा बात ये होता है प्लूरल नंबर।
अब यहीं पे एक बात आप समझ लीजिएगा, वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वर्ब और नाउन में एक डिफरेंस है, यहाँ पे हम आपको नोट में बता देते हैं कि नाउन जो है उसमें अगर आप एस या ईएस जोड़ते हैं तब उसका प्लूरल बनता है। नाउन में अगर आप एस या ईएस जोड़ते हैं तब उस नाउन का प्लूरल बनता है। लेकिन अगर किसी वर्ब में अगर आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसका सिंगुलर बनता है। तो नाउन और वर्ब में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहीं पर है, समझ लीजिए। यानी यहां से एक बात समझ में आया कि नाउन जो है ये जन्म से ही आपका क्या है, सिंगुलर है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। और वर्ब जो है ये जन्म से ही प्लूरल है, V1 फॉर्म मतलब कि जन्म हुआ है, जन्म से ही क्या है, ये प्लूरल है। तो जब किसी वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो उसका सिंगुलर बनेगा। जैसे आप यहाँ आ जाइए सीधे, V5 का पहचान ही होता है कि जब किसी V1 में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो उसको V5 बोला जाता है, V5 बन जाता है। और यहाँ भी V1 आ गया तो यहाँ से पता चला कि ये भी हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। V5 का मतलब भी हो गया आपका कि ये भी प्रेजेंट टेंस। लेकिन ये हो गया आपको सिंगुलर नंबर। और इसका इस्तेमाल जो है थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। तो यहां से आपका क्लियर हुआ कि जब भी किसी सेंटेंस में आप देखिएगा कि V1 और V5, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम समझ जाएंगे कि आपका जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। आपको कोई हिंदी मीनिंग का जरूरत नहीं है कि उसमें ता है, ते है, ती है लगा हुआ है कि नहीं। सीधे देखेंगे V1 है, पहचान भी आप जान गए कि एस या ईएस लगा रहेगा तो V5 होगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो V1 होगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ V2। V2 का मतलब होता है पास्ट टेंस। जब भी किसी सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि वर्ब का दूसरा फॉर्म आया हुआ है तो समझ जाएंगे कि वो किस टेंस में है, तो पास्ट में है। आपको कोई हिंदी मीनिंग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको इंग्लिश में जो है दो ही टेंस होता है। ठीक है, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि V1 और V5 का मतलब प्रेजेंट और V2 का मतलब पास्ट। ठीक है, अब बात है कि V3 और V4, तो V3 और V4 ये सिचुएशन है, ये दोनों के साथ आता है। जैसे V3 का मतलब होता है परफेक्ट टेंस, तो आपको भी पता होगा कि प्रेजेंट भी परफेक्ट होता है और पास्ट भी परफेक्ट होता है, तो ये दोनों में आएगा। V4 में जान लीजिए, V4 का थोड़ा पहचान भी सीख लिए कि जब भी किसी V1 में हम लोग ING जोड़ते हैं तो V4 बनता है। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस भी आपका देखिएगा तो प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस होता है और पास्ट भी कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से ये हो गया मेन वर्ब का पांचों फॉर्म। ठीक है, जो आपको बताएं चौथा पॉइंट की सारे मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के सेव कर लीजिए। और यहीं से आपका समझिए तो आपको टेंस को पहचाना सीखे। फ्यूचर टेंस नहीं होता है इंग्लिश में। ठीक है, कैसे नहीं होता है तो फिर होता क्या है, तो ये सब के लिए हम वहां पे आपको जब हम टाइम एंड टेंस टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, वहां पे प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फिलहाल आप मेन वर्ब में इतना बात समझिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको हम बताएं कि मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है। दूसरा बात आपको बताएं कि मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेला आ सकता है। तीसरा बात आपको बताएं कि मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है। ठीक है, और चौथा बात आपको बताएं कि सारे मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ये पांचों फॉर्म को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है नाउन और वर्ब एक दूसरे का उल्टा होता है।
नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, नाउन में जब एस या ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है, जब इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा। इसी बात को बचपन में हम लोग को सर याद करवा दिए थे ऐसे कि आई वी दे यू के साथ गो लगाना और ही सी इट के साथ गोज लगाना। अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ समझिए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल आएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है और यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब के बारे में। अब हम लोग इसमें, और मेन वर्ब का बेसिकली आप पहचान आप यहीं पर से याद रख लिए कैसे मेन वर्ब को पहचानेंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब का आपको बेसिकली पहचान हम बता दिए। आप तीन मेन वर्ब को अभी आसानी से अभी तक पहचानिएगा आप। ठीक है, कि जिसमें एस या ई एस लगा रहता है आपको V5 होता है, और जिसमें ING लगा हुआ रहता है वो आपका V4 होता है। कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो आपका V1 है, बचा आपका V2 और V3। ठीक है, तो आप V2 और V3 के बारे में जान लीजिए कि 60 से 70% केस में V2 और V3 देखने में एक ही रहता है, और उसमें ईडी या आईईडी लगा रहता है। हम पहले ही बता रहे हैं 60 से 70%। ठीक है, जो आपको रेगुलर वर्ब से बनता है। ठीक है, और बचा जो आपका कि 30 से 40% वर्ब वो इरेगुलर वर्ब से बना होता है, तो वो अलग तरीका से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि गो का वेंट हो जाता है, फिर उसका गॉन हो जाता है, डू का डिड हो जाता है, फिर उसका डन हो जाता है। किसी किसी का तीनों फॉर्म सेम रहेगा, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट। ठीक है, आपका रीड रेड रेड इस तरीके से होता है, तो वो आपको 30 से 40% केस में जाएगा जो अलग तरीके से चेंज होता है। लेकिन 60 से 70% जो है आपका देखने में एक ही रहेगा, उसमें ईडी या आईईडी लगा रहेगा। बस उसको पहचानना सीखना होगा आपको कि मतलब कि जो भी V2 और V3 देखने में एक है, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कब V2 का काम कर रहा है, कब वो V3 का काम कर रहा है। तो इसको छोटा सा फॉर्मूला से हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल भाषा में आप इसको समझ लीजिए। जब भी किसी सेंटेंस में अकेला आएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जब यह किसी सेंटेंस में अकेला आएगा तो V2 का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोले सी कंप्लीटेड हर वॉक। देखिए कंप्लीटेड यहां भी आया है, अरे जब यह किसी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड के बाद आएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिव सेंटेंस का। ठीक है, आपका एक सेंटेंस जो है पैसिव भी होता है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपका सेंटेंस जो है 12 एक्टिव सेंटेंस होता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि 12 टेंस आपका जो होता है, और उस 12 में से 8 का पैसिव बनता है, तो 8 पैसिव होता है। यानी टोटल आपका 20 टाइप का जो होता है वो सेंटेंस होता है, 12 एक्टिव और 8 पैसिव। तभी हम एक्टिव का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बोले कि सी हैज
completed her work. She has completed her work. उधर थोड़ा सा छिप रहा है, इधर ले लेते हैं। ठीक है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए कंप्लीटेड यहां भी आया है, तो दोनों तरफ देखने में सेम है, ईडी ईडी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ वाला आपका क्या है, V2 का काम कर रहा है, क्योंकि आपको बोले हैं कि सेंटेंस में अकेला आएगा, अकेला मतलब कि सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा। और यहाँ वाला कंप्लीटेड आपका V3 का काम कर रहा है, क्योंकि यही बताया आपको कि हैज हैव या हैड के बाद आएगा तो वो V3 का काम करेगा। तो इस तरीके से आप ये छोटे से फॉर्मूला से जो जो V2 और V3 देखने में एक लगता है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कब वो V2 का काम कर रहा है, कब वो V3 का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। से बोले ही प्लेड क्रिकेट, बोल दिए ही हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि प्लेड आया हुआ है, यहाँ भी प्लेड आया हुआ है और यहाँ भी आपको प्लेड आया हुआ है, दोनों देखने में एक है। लेकिन पहला वाला प्लेड जो है आपको जो सब्जेक्ट के ठीक बाद आया है, ये आपका V2 का काम कर रहा है। क्या है, और ये थोड़ा सा छिप रहा है कैमरे से, इसको ऊपर लिख देते हैं हम कि ये वाला जो आपका प्लेड है, ये वाला जो आपका प्लेड है, ये आपका V3 का काम कर रहा है, क्योंकि ये हेड के बाद आया है। दिख रहा है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं कि जो जो V2 V3 देखने में एक लगता है, जब वो सेंटेंस में अकेला आएगा तो V2 का काम करेगा, हैज या हैव हैड के बाद आएगा तो वो V3 का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पांचों मेन वर्ब को पहचान सकते हैं कि जिसमें एस या एस लगा हो V5, जिसमें ING लगा हो V4, और जिसमें कुछ भी नहीं लगा वो V1, और 60 से 70% V2 और V3 में ED या IED लगा रहेगा, और इसको इस तरीके से हम पहचान लेंगे। अब समझ लीजिए कि यही सेंटेंस है आपका। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका।